हेलो नमस्कार बैंकिंग प्रोफेशनल्स। मैं अमित सिंह एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से हम लोग आप जुड़ चुके हैं जो है आज जेआईबी सीआईबी मंच पावर्ड बाय एग्जाम मंच के माध्यम से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, बैंक कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग बैंक कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे बिना किसी भूमिका के। डायरेक्टली हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, बैंक कस्टमर रिलेशनशिप में हम लोग को कुछ चीजें यहाँ समझना है। समझना सबसे पहले तो ये है कि बैंक और कस्टमर के बीच में अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में क्या क्या रिलेशन बनता है, अलग अलग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या क्या रिलेशन बनता है, यही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको लिखा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड अ कस्टमर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंकर। यानी बैंक जो सर्विसेज जिस तरह के प्रोवाइड करेगा उसी के ऊपर यह निर्भर करेगा कि बैंक और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो बैंक का कस्टमर होता है, हिज डीलिंग विद द बैंकर मस्ट बी रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द बैंक। यानी कि यहां पर जो बैंक और कस्टमर के बीच के रिलेशन की बात की जा रही है, वो हम लोग कौन से रिलेशन की बात कर सकते हैं? जो बैंक और कस्टमर के बीच की डीलिंग होगी। अब जैसे मान लीजिए कि बैंक इन्वॉल्व तो है, जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूं कि एक व्यक्ति ए नाम का है और वो गया सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए, और सब्जी खरीदता है तो वो क्यूआर स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट करता है। तो उसने अपने बैंक का अकाउंट तो यूज किया यहां पर, लेकिन यहां पर बैंक और कस्टमर के बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर डीलिंग बैंक का कस्टमर के साथ नहीं हुआ बल्कि सब्जी वाले के साथ हुआ। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि हम लोग बैंक और कस्टमर के बीच के उसी रिलेशन की बात कर सकते हैं जिसमें बैंक और कस्टमर डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नेचर के केस में, यानी ट्रांजैक्शन के अलग अलग नेचर के केस में अलग अलग तरह के रिलेशन बनते हैं बैंक और कस्टमर के बीच में। उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। जैसे सबसे पहले देखिए लिखा है डेटर एंड क्रेडिटर, यानी कि डेटर और क्रेडिटर के रिलेशन की अगर बात कर लें तो देखिए क्या है कि बैंक इज अ डेटर एंड कस्टमर इज अ क्रेडिटर। यानी हम बात कर रहे हैं कि कब बैंक डेटर और कस्टमर को क्रेडिटर कहा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बात तब आएगी जब बैंक डेटर तब बनेगा जब बैंक ने कुछ कस्टमर से लिया होगा और ये कह के लिया होगा कि इन फ्यूचर हम जो है आपको वापस करेंगे। यहां पर भी क्या लिखा, व्हेन कस्टमर डिपॉजिट मनी विद हिज बैंक। यानी कि जब कस्टमर अपने पैसे को बैंक में जमा करेगा तभी वो यहां पर, अब देखिए समझिएगा एक बात और, अगर कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि डिपॉजिट के केस में बैंक यहां पर डेटर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पैसा कस्टमर को बाद में वापस भी बैंक ही करेगा, तो जिसको वापस करना है वही तो देनदार कहलाएगा। तो बैंक यहाँ पे डेटर यानी देनदार बन गया और कस्टमर यहाँ पर क्या बन गया, क्रेडिटर यानी कि लेनदार। कस्टमर अपना पैसा वापस लेगा बैंक से, इसलिए बैंक को डेटर और कस्टमर को क्रेडिटर कहते हैं। इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। यहां पर एक बात अगर आप ध्यान रखें तो डिपॉजिट के केस में बैंक कहीं ना कहीं लाइबिलिटी होल्ड करता है। ये बात तो आप भी समझ रहे होंगे। डिपॉजिट बैंक के लिए कैसे रिएक्ट करता है, एक लाइबिलिटी की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, तो डिपॉजिट के केस में बैंक की लाइबिलिटी क्रिएट होती है कि कस्टमर जब चाहे वापस मांगे पैसा तो बैंक उसके पैसे को वापस करे। वहीं लोन बैंक के लिए क्या होता है, लोन बैंक के लिए असेट होता है ना। इसीलिए जब लोन रिपे नहीं करता है कस्टमर तो हम लोग उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट कहते हैं, एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग लाइबिलिटी नहीं कहते। ठीक है ना, तो डिपॉजिट जो है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होता है, इसीलिए अब जब लाइबिलिटी है तो सिंपल सी बात है बैंक यहाँ पे डेटर ही कहलाएगा। एक और तरीके से समझ सकते हैं, तरीका ये भी समझने का है कि डेट मतलब क्या होता है। अगर आप डेटर मत बोलिए, डेट बोलिए, तो डेट मतलब होता है उधार, है ना। तो जब हम ये मान ले कि कस्टमर ने बैंक को उधार दिया है जिसके ऊपर बैंक कुछ इंटरेस्ट पे करेगा और फ्यूचर में वापस भी करेगा, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, यहां पर बैंक उधार लिया है तो उधार लेने वाले को डेटर बोलेंगे, जिसने उधार दिया है उसे हम लोग क्रेडिटर बोलेंगे। ध्यान आपको क्या रखना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, ठीक, तो आपका जवाब हो जाएगा डेटर एंड क्रेडिटर। अब मैं ये क्यों बात बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन में रिलेशन में जगह बदल दिया होता, अगर क्वेश्चन में बोला होता रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंक इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, तो अब आप यहां पर क्रेडिटर एंड डेटर बोलते, क्योंकि जो पोजीशनिंग आपके क्वेश्चन में बैंक का होगा वही पोजीशनिंग आंसर में भी बैंक का होगा। तो बैंक को चूंकि डेटर कहते हैं
अगर क्वेश्चन में पहले बैंक है बाद में कस्टमर है तो आंसर में भी पहले बैंक ही होगा, यानी कि बैंक को कहा क्या जाता है उस रिलेशन में, तो बैंक को चूंकि डेटर कहते हैं तो इसलिए पहले क्वेश्चन के आंसर में भी हम लोग डेटर वर्ड बोल रहे हैं। बट अगर यहीं पे क्वेश्चन अगर होता क्रेडिटर एंड डेटर, तब हम उसे यहां पर हम कह सकते थे कि क्वेश्चन में ये होता कि कस्टमर और बैंक के बीच में रिलेशन बताइए, तब हम वहां पर क्रेडिटर एंड डेटर बोलते। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है, बैंक कस्टमर रिलेशनशिप बोल रहा है, बैंक पहले रखा है, इसलिए बैंक को डेटर और कस्टमर को क्रेडिटर यहां पर डिनोट किया जाएगा। उम्मीद है आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी अगले रिलेशन पर। अगला देखिए, इसी रिलेशन को उल्टा कर दीजिए, यानी कि क्रेडिटर एंड डेटर कर दीजिए। तो अब क्रेडिटर एंड डेटर का मतलब क्या हो गया, यहां पर बैंक को क्रेडिटर कहा जा रहा है और कस्टमर को डेटर कहा जा रहा है। रिलेशन अभी भी बैंक और कस्टमर के बीच की है, यानी पहले नंबर पर बैंक है, दूसरे नंबर पे कस्टमर है। तो अब यहां पर बैंक क्रेडिटर कब कहे माना जाएगा, अभी मैंने पिछले वाले स्लाइड में आपको क्या बताया कि अगर लाइबिलिटी जिसके लिए है वो डेटर कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर डिपॉजिट के केस में तो लाइबिलिटी बैंक की होती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि बैंक ने किसी कस्टमर को लोन दिया है तो ऐसे केस में लाइबिलिटी अब किसकी हो जाएगी, कस्टमर की हो जाएगी। अब चूंकि लाइबिलिटी कस्टमर की हो जाएगी, इसलिए हम इसे यहां पर बैंक को कस्टमर को जो है किस रूप से देखेंगे, डेटर के तौर पर देखेंगे। तो यानी कि हम अगर ये कह दें कि अगर बैंक ने किसी कस्टमर को लोन दिया है तो ऐसे केस में बैंक को क्रेडिटर और कस्टमर को डेटर कहा जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर मैंने बारोवर के बारे में भी बात किया है कि व्हेन द बैंक लेंड्स मनी टू द कस्टमर, यानी बैंक अगर अपने कस्टमर को पैसा उधार देता है, द कस्टमर इज द बोरोवर एंड द बैंक इज लेंडर, तो यहां पर बैंक को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर यानी उधार देने वाला, और कस्टमर को क्या बोलेंगे, डेटर यानी उधार लेने वाला, ठीक है। तो जिसकी लाइबिलिटी वो होगा डेटर, लाइबिलिटी यहां कस्टमर की, इसलिए कस्टमर यहां पे बन गया डेटर। डिपॉजिट केस में लाइबिलिटी बैंक का था, इसलिए बैंक को डेटर कह रहे थे। तो उम्मीद है ये दोनों क्लियर हो गया होगा आप लोग को। बढ़ते हैं अगले रिलेशन पर। अगला रिलेशन है बैंक एज ए ट्रस्टी, ठीक है। हम बैंक को ट्रस्टी कब कहेंगे, अगर किसी कस्टमर ने कोई एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी बैंक के साथ सेफ कीपिंग में या सेफ कस्टडी में रखा है, तो ऐसे केस में बैंक को भरोसे वाला पर्सन कहा जाता है, ठीक है, जिसपे भरोसा हो सके, जिसको जिसके अभिरक्षा में चीजें रखी गई है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया था और आपने अपने किसी दोस्त को बोला कि भाई इसको रख लो, हम अभी आएंगे तो आपसे मांग ले जाएंगे, तो ऐसे केस में वो पर्सन जिसको आपने 1 लाख रुपया रखने के लिए दिया वो आपका ट्रस्टी कहलाएगा, क्योंकि वो अभिरक्षा में अपने संरक्षण में रख रहा है, उसके ऊपर आपको भरोसा है। तो बैंक ट्रस्टी कब कहलाएगा, जब हम कोई भी, यानी जब कस्टमर कोई भी वैल्यूएबल असेट या कोई सिक्योरिटी बैंक के पास रखता है, तो ऐसे केस में बैंक बन जाता है ट्रस्टी, या फिर हम उसे बेली भी कह सकते हैं और कस्टमर को बेलर भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पर हम बैंक को ट्रस्टी कह रहे हैं, ठीक है, बेली के बजाय बेली भी कह सकते हैं और ट्रस्टी भी कह सकते हैं, तो कस्टमर को बेनिफिशियरी भी कहा जा सकता है, कस्टमर बेनिफिशियरी भी कहलाएगा क्योंकि कस्टमर को इसका लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो सेफ कस्टडी के केस में ध्यान रखिएगा, अगर सेफ कस्टडी होगा तो उस केस में बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशन होता है वहां पर बेलमेंट एग्रीमेंट होता है। तो बेलमेंट एग्रीमेंट की वजह से बैंक को क्या कहा जा रहा है, बेली, और कस्टमर को बेलर। एक बात और याद करने के लिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे रिलेशन में आप कंफ्यूज ना हो जाए, जो मालिक होगा, जो ओनर होगा, उसके नाम के लास्ट में आर आएगा। अब हम कोई संपत्ति बीइंग अ कस्टमर बैंक के पास रखेंगे तो यहां पर मालिक हम होंगे या बैंक होगा, सिंपल सी बात है, कस्टमर होगा। तो चूंकि कस्टमर मालिक है इसलिए कस्टमर के नाम के लास्ट में आपको ये आर दिख रहा है, समझ गए ना। ये चीज अभी आगे भी कई चीजों में आएगा, अभी हम लोग आगे जब बढ़ेंगे आगे के स्लाइड में वहां भी देखेंगे। जैसे अगले पर आते हैं, एजेंट और प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। बैंक कब एजेंट कहलाएगा और कस्टमर कब प्रिंसिपल कहलाएगा, कर्ता और अभिकर्ता। बैंक को अभिकर्ता, कस्टमर का एजेंट कब बोलेंगे, सिंपल सी बात है, जब बैंक कस्टमर के कहने पर काम करेगा। जैसे कि एंसिलरी सर्विसेज, ऐसी सुविधाएं जो बैंक के लिए जरूरी है कस्टमर बनाए रखने के लिए, अतिरिक्त सुविधाएं, जरूरी सुविधाएं, एंसिलरी एक्टिविटीज या सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक इन रेमिटेंस, यानी पैसा भेजने में, रेमिटेंस मतलब पैसा भेजने में, ठीक है, कलेक्शन ऑफ चेक्स, बिल एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पर अगर कोई जो है, आप कह सकते हैं कि बैंक जो है किसी तरह का बिल का पेमेंट करता है, कोई चेक का कलेक्शन करता है या फिर कोई पैसा भेजता है, तो ऐसे केस में बैंक कस्टमर का एजेंट कहलाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्या कह सकते हैं, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल,
ठीक है, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लब फीस एक्सेट्रा। यानी इस तरह का कोई भी एक्टिविटी बैंक अगर कर रहा है अपने कस्टमर के बिहाफ पर, तो वहां पर बैंक अपने कस्टमर का एजेंट कहलाता है और कस्टमर प्रिंसिपल यानी कर्ता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अगला देखिए, लेसर एंड लेसी का रिलेशन देखते हैं जरा। तो लेसर और लेसी का रिलेशन कब होगा? जब बैंक और कस्टमर के बीच में लीज एग्रीमेंट होगा। अभी हम लोग इसके ठीक पहले कस्टमर और बैंक के बीच का बेलमेंट एग्रीमेंट देखे थे, वो भी था सेफ कस्टडी के केस में। अगर मान लीजिए कि कोई बैंक किसी कस्टमर के साथ लॉकर की सुविधा दे रहा है, तो बैंक ने कस्टमर को अगर लॉकर की सुविधा दिया तो लीज एग्रीमेंट के साथ दिया। लीज एग्रीमेंट करेगा तो यहां पर उस लॉकर का मालिक तो बैंक ही हुआ ना, यूजर होगा कस्टमर उसे यूज करेगा, बदले में रेंट देगा, लेकिन जो मालिक है उस लॉकर का वो होगा बैंक। चूंकि बैंक मालिक है इसलिए बैंक को हम के नाम के लास्ट में आर आएगा, तो हम बैंक को क्या बोलेंगे? लेसर, या फिर क्या बोल सकते हैं? लाइसेंसर भी बोल सकते हैं, जो लाइसेंस देता है, अप्रूवल देता है यूज करने का। और कस्टमर को क्या बोलेंगे? लेसी, या उसे लाइसेंसी भी कहा जाएगा। एक पॉइंट आपको यहां ध्यान रखना है, मैंने नोट में लिख रखा है। पॉइंट यह है कि बैंक किसी भी तरह के लॉस के केस में, जो कि लॉकर में सामान रखने की वजह से क्रिएट हुआ है, ऐसी दशा में बैंक जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है। रीजन, लीज एग्रीमेंट में सेफ कस्टडी कवर नहीं होता। अगर कस्टमर को सेफ कस्टडी कवर करना है तो ऑप्शन 2 है, या तो वो इसका इंश्योरेंस करा ले थर्ड पार्टी, या फिर वो बेलमेंट एग्रीमेंट करके सेफ कस्टडी में रख ले। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले वाले पॉइंट पर। नेक्स्ट है इंडेमनिटी फायर और इंडेमनिटी फाइड। ठीक है, इंडेमनिटी फायर और इंडेमनिटी फाइड का जो रिलेशन है वो किस दशा में बनेगा, देखिए वो भी समझ लेते हैं। ये रिलेशन तब बनेगा जब कोई कस्टमर किसी बैंक के द्वारा इशू किए गए किसी भी तरह के डिमांड ड्राफ्ट वगैरह को खुआ देता है। मान लेते हैं किसी बैंक ने किसी कस्टमर को एक डिमांड ड्राफ्ट बनाकर दिया और कस्टमर से वो लॉस हो गया, खो गया। अब कस्टमर पहुंचा है कि भैया हमको दूसरा इशू करके दे दीजिए। ठीक है, तो बैंक उससे एक इंडेमनिटी बॉन्ड यानी क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरवाता है कि भैया हम आपको दूसरा देंगे, लेकिन शर्त एक है, शर्त यह है कि आप इसमें लिख कर दीजिए कि अगर पहला वाला जो खो गया है वो भी कैश हो गया तो फिर आप उसकी भरपाई खुद करेंगे। ठीक है, तो वो हो गया इंडेमनिटी। वहां पर जो बॉन्ड भर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी बॉन्ड यानी कि क्षतिपूर्ति बॉन्ड। ऐसे केस में बैंक चूंकि इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाता है कस्टमर से, इसलिए बैंक को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडेमनिटी फायर, और कस्टमर को इंडेमनिटी फाइड बोलते हैं। ठीक है ना, यहां देखिए मैंने लिखा भी है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाई which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor it himself or the conduct of any other person। ठीक है, मतलब कि इसमें इस बात की का प्रॉमिस किया जाता है इस बॉन्ड पेपर में कि हमारी वजह से या किसी हमारे से जुड़े किसी व्यक्ति की वजह से अगर बैंक को कोई लॉस होगा तो उसकी भरपाई हम करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने देखे क्या लिखा, इंडेमनिटी बॉन्ड जारी यानी इशू करने की दशा में ये रिलेशन होता है। इसके आगे की स्लाइड में यही चीज फिर से देख लेते हैं। देखिए ये जो है सेक्शन 124 में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत। ठीक है ना, ट्रांजेक्शन ऑफ इशू ऑफ डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट एक्सेट्रा। अभी मैंने डिमांड ड्राफ्ट का एग्जांपल आपको लेकर समझाया ही है, सेम वैसे आप एफडी रिसिप्ट को भी ले सकते हैं एग्जांपल में। ठीक है, तो जब कोई कस्टमर किसी भी तरह का कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मतलब ऐसा कोई भी सर्विस है जो लेना चाहता है दोबारा, जबकि आपने उसे ऑलरेडी इशू कर रखा था, दोबारा लेकर आया और इससे आपको लॉस होने के चांस है, तो आप उससे इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाते हैं। ठीक है, अब सबको समराइज फॉर्म में एक साथ देख लेते हैं जरा सा। देखिए मैंने सारे ट्रांजैक्शंस के लिए यहां पर लिख रखा है, एक एक करके समझते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला क्या है, पहला है आर्टिकल लेफ्ट बाय मिस्टेक, यानी मान लेते हैं कि कोई कस्टमर है जिसने बैंक में कोई सामान छोड़ दिया। ठीक है, तो बैंक में सामान छोड़ दिया तो ऐसे केस में बैंक उसके लिए क्या बनेगा? ट्रस्टी। ठीक है, भरोसे वाला पर्सन। और कस्टमर का खोया हुआ सामान मिल रहा है तो कस्टमर वहां पर क्या बन गया? बेनिफिशियरी बन गया। ठीक है, तो कस्टमर होगा बेनिफिशियरी और बैंक होगा ट्रस्टी। किस केस में? जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है जो हेलमेट ब्रांच में भूल के चला गया अपना, वो बाद में आता है तो यहां पर बैंक उसको वो हेलमेट अगर वापस कर देगा तो बैंक ट्रस्टी कहलाएगा और कस्टमर बन जाएगा बेनिफिशियरी। लेकिन यहां पर बैंक वो सामान वापस करने के लिए कंपल्ड या मजबूर नहीं है, किसी भी लॉस की दशा में भी
उसकी भरपाई यानी कि कंपनसेट करने के लिए मजबूर नहीं होगा। रीजन, कस्टमर ने छोड़ा था, उसकी गलती थी, क्योंकि यहां क्या लिखा है, बाय मिस्टेक, यानी कि वस्तु गलती से कस्टमर ने छोड़ा है, बैंक के नजर में नहीं था। किसी कस्टमर ने आके बता दिया कि भैया किसी का हेलमेट छूटा हुआ है, आप उसे रख लेते हैं, किसी के मांगने पर दे देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसके टूटने फूटने की दशा में, किसी भी लॉस की दशा में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, डिपॉजिट बाय कस्टमर। मैंने अभी बताया, डिपॉजिट केस में बैंक होता है डेटर और कस्टमर होता है क्रेडिटर। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, अगला देखिएगा, लोन की दशा में लोन बैंक ने दिया, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। लोन की दशा में बैंक बन जाएगा अब क्रेडिटर और कस्टमर बन जाएगा डेटर। ठीक है, अगला देखें, सेफ कस्टडी, जिसमें मैंने आपसे क्या बोला था, कौन सा एग्रीमेंट होता है, बेलमेंट एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो जो बेलमेंट एग्रीमेंट होता है इस सेफ कस्टडी वाले की दशा में, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ज्वेलरी है और मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, मुझे डर है कि मेरे घर से चोरी ना हो जाए, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा भैया इसको अपने पास रख लीजिए, बैंक से बोला, और हम 1 महीने बाद वापस आके ले जाएंगे। बैंक ने उसका वैल्यूएशन करवाया, वैल्यूएशन पेपर बैंक ने बनवाया, उसके अकॉर्डिंगली बैंक ने मुझसे चार्ज भी बताया और बैंक अब उस पर सेफ कस्टडी दे रहा है। ऐसे केस में अगर बैंक से ही चोरी हो जाए तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा और बैंक मुझे वो कंपनसेट करेगा। तो अगर हमारा जो ज्वेलरी था उसके मालिक तो हम ही होंगे ना, ऐसे केस में यहां पर हम क्या बन जाएंगे, बेलर। आर आएगा हमारे नाम के लास्ट में, हम होंगे बेलर और कस्टमर, सॉरी, बैंक होगा बेली। ठीक है, लॉकर की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे भी कहा, लॉकर के केस में बैंक और कस्टमर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे लीज एग्रीमेंट कहते हैं। यहां पर लॉकर का मालिक तो बैंक ही होगा, जो मालिक होगा उसके नाम के लास्ट में आ आएगा, तो बैंक हो गया लेसर और कस्टमर हो गया लेसी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, कलेक्शन ऑफ चेक। अगर चेक का कलेक्शन अगर बैंक करता है, तो अभी मैंने बताया चेक का कलेक्शन हो गया या फिर कोई तरह का बिल का पेमेंट होगा, तो ऐसे केस में बैंक क्या कहलाएगा, एजेंट कहलाएगा। ठीक है, और कस्टमर क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल, क्योंकि बैंक कस्टमर के बिहाफ पर काम कर रहा है। नेक्स्ट पर आते हैं, परचेज ऑफ ड्राफ्ट। परचेज ऑफ ड्राफ्ट का मतलब क्या है, मान लेते हैं कोई ए नाम का व्यक्ति है और वो ए नाम का व्यक्ति बैंक के पास जाता है और कहता है कि सर हमको इतने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाकर दे दीजिए। डिमांड ड्राफ्ट प्रीपेड नेचर का होता है, आप सब जानते हैं कि आपने बैंक को पहले, यानी बैंक ने पहले चार्ज लिया होगा कस्टमर से, उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट बना के दिया होगा। अब डिमांड ड्राफ्ट बना के कस्टमर को मिल गया, ए नाम के व्यक्ति को मिल गया, उसके अकाउंट से उतना रुपए डेबिट कर दिया गया, लेकिन अभी बैंक के पास ही वो पैसा पड़ा होगा ना। अब जब तक कि वो व्यक्ति जिसके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाया नहीं है, जो कि ए नाम के व्यक्ति ने, मान लेते हैं बी नाम के व्यक्ति से के नाम से बनवाया था डिमांड ड्राफ्ट, अब बी नाम के व्यक्ति को वो डिमांड ड्राफ्ट हैंडओवर किया जाएगा, इसकी वैलिडिटी 3 महीने की होती है। अब बी नाम का व्यक्ति उसको अपने बैंक में क्लियरिंग में लगाएगा। ऐसे केस में बी नाम का व्यक्ति जो होगा अपने बैंक में जब क्लियरिंग में लगाएगा, तब जाकर बी नाम के व्यक्ति का जो बैंक था वो आएगा उस ए नाम के व्यक्ति के बैंक के पास और बोलेगा भैया आपके यहाँ के कस्टमर ने ये डिमांड ड्राफ्ट बनवा के मेरे कस्टमर को दिया था, तो वो पैसा तब तक ए नाम के उस बैंक जो व्यक्ति था उसके बैंक के पास पड़ा होगा। तो ये पैसा बैंक को तो वापस करना ही है ना, तो वापस करना यानी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है, इसलिए बैंक यहां पर क्या बन जाएगा, डेटर, और कस्टमर क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, क्योंकि उसने एडवांस में पैसा दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, कुछ और देखते हैं रिलेशन, पेई ऑफ ड्राफ्ट। अब अगर कि जो बी नाम का व्यक्ति था, जो एग्जांपल मैंने अभी लिया था, बी नाम के व्यक्ति ने मान लीजिए कि अपना ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट लगा दिया कलेक्शन में, यानी कि क्लियरिंग में। जब क्लियरिंग में गया बी नाम का व्यक्ति अपने बैंक के पास, तो उसको इस बात का भरोसा है कि उसका बैंक ये पैसा मांग के ले आएगा उस पर्सन के बैंक से जिस पर्सन ने उसे डिमांड ड्राफ्ट दिया था। ठीक है, ऐसे केस में उसका बैंक उसके लिए क्या बन जाएगा, ट्रस्टी बन जाएगा, और जो कस्टमर है वो बेनिफिशियरी कहलाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, प्लेज के केस में। प्लेज एक सिक्योर्ड लोन का पार्ट है। ऐसा कोई भी लोन जो किसी मूवेबल असेट के अगेंस्ट में दिया गया हो, मतलब कि किसी चल संपत्ति के बदले में दिया गया हो, उसे कहते हैं प्लेज लोन। तो किसी चल संपत्ति यानी मूवेबल असेट के अगेंस्ट में दिए गए लोन को हम लोग प्लेज कहते हैं। अब ऐसे केस में बैंक क्या कहलाएगा, क्योंकि बैंक उस असेट का मालिक नहीं है। प्लेज में बैंक के पास जो है उस वस्तु का पोजीशन जरूर होगा। हम जब प्लेज लोन लेते हैं, जैसे हमने गोल्ड की ज्वेलरी बैंक के पास रखा, एफडी रिसिप्ट रखा बैंक के पास, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के पास रख के लोन लिया, मैं अगर कस्टमर हूं तो की बात कर रहा हूं। अब ऐसे केस में मेरे उस असेट के ऊपर पोजीशन तो बैंक का होगा, ठीक है, लेकिन बैंक उसका मालिक नहीं होगा। तो जो मालिक होता है उसके नाम के लास्ट में आर आता है। ऐसे केस में देखिए यहां पर बैंक के कस्टमर के नाम के लास्ट में आर आया है, यानी कस्टमर बन जाएगा प्लेजर और बैंक बनेगा प्लेजी। इसी को पावनी और पावनर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, मॉर्गेज। किसी भी तरह के इमूवेबल असेट यानी अचल संपत्ति के बदले में दिए गए लोन को कहा जाता है मॉर्गेज। ठीक है, कुछ लोग इसको मॉर्टगेज भी पढ़ते हैं, बात वही है। अब देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए कि हमने अपने घर के बदले में लोन लिया, घर हो गया, जमीन हो गया, तो अगर कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति यानी कि जो अपना स्थान नहीं बदल सकता, ऐसी संपत्ति
यानी इमूवेबल असेट के अगेंस्ट में लोन दिया जाएगा तो वो होगा मॉर्गेज लोन। इसमें भी संपत्ति का मालिक तो वो कस्टमर यानी बोरवर ही रहेगा, इसलिए उसके नाम के लास्ट में आर आएगा, तो वो बन जाएगा मॉर्गेजर और बैंक बन जाएगा मॉर्गेजी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। यहां पर भी मैंने पढ़ाया ये सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पर ये सारा काम होगा, तो बैंक यहाँ एजेंट बन जाएगा, कस्टमर बन जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, मनी डिपॉजिटेड बट इंस्ट्रक्शंस नॉट गिवन फॉर इट्स डिस्पोजल। मान लीजिए कि मैं पहुंचता हूं बैंक के पास, अपने मैनेजर से मैं बोलता हूं भैया ये 5 लाख रुपया रखिए, मैं भी आता हूं तो बताता हूं कि क्या करना है। अब मैनेजर ये श्योर नहीं है कि इस पैसे को वो अपने सेविंग अकाउंट में डालेगा, करंट अकाउंट में डालेगा, एफडी करेगा या लोन अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवाएगा, क्या करेगा मैनेजर को नहीं पता। तो जब तक मैंने इसका डिस्पोजल क्लियर नहीं किया, देखिए मैंने क्या लिखा, मनी डिपॉजिटेड बट इंस्ट्रक्शन नॉट गिवन फॉर इट्स डिस्पोजल, क्या करना है उस पैसे का ये मैंने नहीं बताया है, तब तक के लिए बैंक ट्रस्टी रहेगा यानी संरक्षक रहेगा और कस्टमर बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है ना। अब मैंने कह दिया नहीं इसे डिपॉजिट करना है, अब यहां पर बैंक बन जाएगा डेटर और कस्टमर बन जाएगा क्रेडिटर, लेकिन मैंने बताया नहीं है बैंक को अभी तक, तो बैंक यहां पे संरक्षक यानी ट्रस्टी कहलाएगा। ठीक है, अगर आ जाए एक और शेयर गिवन फॉर सेल, मैंने अगर शेयर अपना दिया है बैंक को बेचने के लिए, ऐसे केस में बैंक मेरा एजेंट कहलाएगा, मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा। लास्ट एक और है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन का हिंदी होता है दृष्टि बंधक। देखिए हाइपोथिकेशन लोन में लोन किसी न किसी असेट के लिए ही हो सकता है। जब हमको कोई संपत्ति खरीदने के लिए लोन लेना हो, हाइपोथिकेशन में वही लोन हो सकता है। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है कि जब कोई बैंक किसी असेट के परचेज के लिए लोन दे और जिस असेट को परचेज करने के लिए लोन दे उसी असेट को बैंक सिक्योरिटी मान ले, ऐसे लोन को हाइपोथिकेशन लोन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने बैंक से गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया, तो व्हीकल लोन लिया, अब ऐसे केस में बैंक मेरे व्हीकल को ही अपना सिक्योरिटी बना देगा। कल को मैं डिफॉल्ट करूंगा तो बैंक मेरी गाड़ी ही खिंचवा लेगा और अपना लोन वसूल करेगा। तो ऐसे केस में असेट परचेज के लिए ही इसमें मैंने लोन लिया हाइपोथिकेशन में। अब मुद्दा यह है कि ओनर ऑफ असेट तो बायर ही रहेगा ना, इसीलिए असेट के ओनर के नाम के लास्ट में आर आएगा, तो यहां पर कस्टमर बन जाएगा हाइपोथिकेटर और बैंक बन जाएगा हाइपोथिकेटी। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा मामला जो मैंने अभी आपको रिलेशन वाला समझाया है वो सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आज कवर किया है, इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आगे ऐसे ही और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बाकी रिक्वायर्ड है तो और लोगों तक भी इसे स्प्रेड जरूर करिए। आपका छोटा सा सहयोग हमारा काम और बड़ा कर सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।